की ये क्लास एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले या फिर एमपीपीएससी की तैयारी करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जिस तरह से आपका सेंट्रल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह आप देखते होंगे कि हर राज्य में आपका स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होता है। और लास्ट क्लास में हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से बात कर चुके थे। जो ये संस्थाएं ये पेपर करवाती हैं ना, उनके बारे में विस्तार से बात किए हुए थे। तो आप लोग पिछली क्लास को जरूर देख लें और इसके लिए आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बना रखी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से। उसी में आपको सभी क्लासें मिलती रहेंगी। आज की इस क्लास में आप लोग क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में यही आता है कि हमें एमपीपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें क्या मांगते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, किसी भी विषय में हो वो, चाहे आप बीए किए हों, बीएससी किए हों या बीकॉम किए हों या तमाम आपकी डिग्री होती हैं, उनमें से एक डिग्री आपको जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि जैसे ही आप लोग 12वीं पास करते हैं तो उसके बाद आप लोग कॉलेज जाते हैं ना, उसी डिग्री की बात कर रहा हूं। और आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए, एक आपका राज्य वन सेवा भी होता है। इसके लिए एक विशेष डिग्री रखी गई है। विज्ञान में आपको साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए अगर आपको राज्य वन सेवा परीक्षा का पेपर देना है तो। और फिर आप लोगों को बता दूं कि इस एमपीपीएससी में पद कौन कौन से होते हैं। वो समय छोड़ दीजिए आप लोग जब कहा जाता था कि आप लोग कर्म करते जाइए, फल की आशा मत करिए, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज आप देखिए, अगर फल की आशा ना हो तो लोग काम करना छोड़ दें, कर्म ही ना करें। तो इसमें एमपीपीएससी में आपके कौन कौन से पद होते हैं इसके बारे में बता देता हूं। उससे पहले आप लोग एमपी को एक बार देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देखिए। हमारा प्यारा भारत दिख रहा है मैप में, और इसमें आप देखेंगे तो आपको ये एमपी देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग हृदय प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, टाइगर स्टेट करते हैं, सोयाबीन राज्य कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं, हृदय प्रदेश आप लोगों को बताया। इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। और यहां आप लोग अगर देखें तो आप लोगों को विधानसभा में वर्तमान में 230 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ना, उसकी मुख्य ब्रांच आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। और जबलपुर को आप लोग न्याय की राजधानी भी कहते हैं। और इसकी खंडपीठ आपको एक इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद आप लोग अगर इनके पदों की बात करें कि एमपीपीएससी में कौन कौन से पद आप लोगों को मिलते हैं, डिप्टी कलेक्टर हो गया, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक जीडी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला रजिस्टर, सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त और सहायक रजिस्ट्रार, श्रम अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत, विकास खंड अधिकारी, ये सभी इसके पद आते हैं। जब आप लोग पेपर देंगे और निकल जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इनमें से आप लोगों को पद मिलेगा। और एक आप देखिए कि विकास खंड अधिकारी होता है, और आप देखेंगे नायब तहसीलदार होता है, सहायक श्रम अधिकारी होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है ग्रुप सी का, वाणिज्यिक कर निरीक्षक होता है। इतने सारे बहुत सारे पद होते हैं आप देखिए इसमें। जैसे आप देखिए उप रजिस्ट्रार हो गया, सहकारी विस्तार अधिकारी हो गया,
MP अधीनस्थ खाता सेवा हो गया, इस तरह के पदों पर आप लोग सिलेक्ट होंगे। फिर आप लोगों को जैसा बताया है, किसी सरकारी जो मान्यता प्राप्त संस्थान हो वहाँ से आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और आप लोग फिर अब बात होती है आयु की, कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, किस उम्र में आप लोग पेपर दे सकते हैं और किस उम्र तक पेपर दे सकते हैं, ये भी तो ज़रूरी रहता है। तो आप देखेंगे अगर आप लोग 21 साल के हो जाते हैं तो आप लोग पेपर दे सकते हैं, और आपकी अधिकतम आयु 40 साल रखी गई है। गैर वर्दीधारी पदों के लिए आपकी 40 साल अधिकतम उम्र रखी गई है। और जो देखिए गैर वर्दीधारी पद और वर्दीधारी पदों के लिए आप देखिए 33 साल रखी गई है अधिकतम आयु। ठीक है। और फिर आप देखेंगे जो वर्ग होते हैं, जैसे महिलाओं के लिए 10 साल की छूट दी गई है, और विकलांग के लिए आप देखिए 5 साल, ST SC OBC के लिए भी 5 साल दे दी जाती है। तो ये भी आप लोगों के पास एक तरह से मालूम होना चाहिए आपको। वहीं आप देखिए कि एक तरह से जैसे आप लोगों को फिजिकल भी होता है, कई ऐसे पद होते हैं जिस पर फिजिकल होता है, तो उसमें आप देखेंगे पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है। कितनी? 168 सेंटीमीटर रखी गई है। और सीना बगैर फुलाए 84 सेंटीमीटर, और सीना फुलाने पर आप देखिए 89 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। यहाँ आप देखिए कोई लागू नहीं होता है, उनके लिए कोई सीना वगैरह फुलाने की कोई बात नहीं होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और आप लोग अगर फिजिकल होता है जिस एग्ज़ाम का, उसमें अगर आप लोग जाते होंगे तो आप सभी लोगों को ये मालूम भी होगा। अब ये बात तो हो गई आपकी क्या, कि आप लोगों को क्या चाहिए और कितनी उम्र होनी चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये भी आता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म डालेंगे। क्या डालेंगे? फॉर्म डालेंगे। अगर आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है, आपके पास डिग्री आ चुकी है, और फॉर्म डालने के बाद आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, जिसे आप लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे 2 पेपर होंगे आपके, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट कह देते हैं, GS पेपर, और जिसमें आप देखते हैं कि आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि विकल्पीय रहते हैं। आप देखेंगे कि एक आपको लाइन में क्वेश्चंस दे देगा, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से चुनना होता है आपको। ठीक है। और दूसरा पेपर होता है आपका CSET का, और जिसमें आप देखते हैं कि मैथ, रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनती है मुख्य परीक्षा में जाने के लिए, वो पहले पेपर के आधार पर बनती है। दूसरा पेपर केवल क्वालिफाई करना होता है, उसमें 33% नंबर चाहिए होते हैं। और MPPSC में खास बात यह है कि आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। यानी कि आपका कोई क्वेश्चन आंसर आप लोग गोला भरते हैं और गलत हो जाता है, तो आपको उसका एक तरह से भुगतान नहीं करना पड़ेगा, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसका नंबर भी नहीं मिलेगा तो नंबर आपके कटेंगे भी नहीं। तो ये भी आप लोग क्लियर याद रखिएगा। लेकिन यही आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि जो लोग राज्य वन सेवा परीक्षा देते हैं, उन्हें आप देखिए दोनों पेपर के आधार पर कट ऑफ बनेगी उनकी। इसमें आपका प्रीलिम्स का पहला पेपर से भी कुछ नंबर देखे जाएंगे, और प्रीलिम्स के दूसरे पेपर के भी नंबर देखे जाएंगे। उन्हीं के आधार पर आप देखिए कट ऑफ बनेगी उनकी। जैसे ही आप लोग देखिए प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा होती है आपकी। क्या होती है? मुख्य परीक्षा होती है। और मुख्य परीक्षा जब आप लोग पास कर लेंगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार होगा। यानी कि 3 चरणों में, 3 स्टेज में इसका पेपर होता है MPPSC का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और इस तरह की समकालीन घटनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखिए कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। जैसे ही आप लोग प्रीलिम्स पेपर आपके पास आएगा, आप लोग कॉपी मिलेगी आंसर की, तो उसमें आप लोग जब भरेंगे, आप देखिए कि आंसर भरते हैं आंसर शीट में, तो उसके बाद आपको 2 घंटे तक का समय मिलेगा कि आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको बताया कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चंस कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा आपका। और दूसरा पेपर रहेगा आपका, वो भी 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह से प्रीलिम्स आपका 400 नंबर का रहता है। कितने? 400 नंबर का रहता है। अब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आप जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो आप देखेंगे सबसे पहले पहला पेपर होता है जिसे आप लोग जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, या जीएस पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और ये 300 नंबर का रहता है और आप देखेंगे 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए। फिर आप देखेंगे लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, मेंस में दूसरा पेपर होगा आपका, इसे जनरल स्टडीज सेकंड पेपर के नाम से जानते हैं। ये भी 300 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा आपको। पेपर थर्ड होगा आपका, इसे भी आप लोग जनरल स्टडीज पेपर थर्ड के नाम से जानते हैं। इसमें 300 नंबर का रहेगा और 3 घंटे आपके लिए टाइम मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोग इसका सिलेबस पाठ्यक्रम कवर करेंगे, तो वहाँ हम लोग देख लेंगे कि कहाँ किस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आप लोगों को एक एक क्लास अच्छे से देखनी है। फिर आप देखेंगे कि पेपर 4 होगा जिसे आप लोग जनरल स्टडीज पेपर 4 के नाम से जानते हैं, और ये आपका 200 नंबर का रहेगा और आप देखेंगे 3 घंटे का इसमें आप लोगों को टाइम मिलेगा। पेपर 5 ये जनरल हिंदी रहेगी, 200 नंबर का रहेगा और आप देखेंगे 3 घंटे इसके लिए टाइम मिलेगा। और पेपर जो छठवां होगा ऐसे राइटिंग, यानी कि निबंध लिखना होगा, इसमें ये 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे को आपको टाइम मिलेगा। टोटल आप देखेंगे आपका कितना, इस तरह से टोटल आपका 1400 नंबर का रहेगा मुख्य परीक्षा मेंस, ठीक है। और एक बार फिर से आपको बता देता हूं, देखिए मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होगा आपका, ये 300 नंबर का रहेगा, 3 घंटे इसके लिए समय मिलेगा। मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर जो होगा वो भी 300 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और तीसरा जो मुख्य परीक्षा का पेपर होगा वो भी 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय रहेगा। और जो पेपर 4 होगा मुख्य परीक्षा का, ये 3 घंटे का रहेगा लेकिन 200 नंबर का रहेगा। कितने? 200 नंबर का रहेगा। और फिर आप देखेंगे जो हिंदी का पेपर होता है, पेपर जिसे आप लोग क्या कहते हैं 5, पेपर 5, ये आपका 200 नंबर का रहेगा, लेकिन इसके लिए आपका घंटा कितना टाइम रहेगा? 3 घंटे टाइम रहेगा। फिर आपका हिंदी जो ऐसे राइटिंग निबंध जो लिखते हैं आप लोग, ये 100 नंबर का रहेगा, 200 नंबर, 200 कितना 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगी इसके लिए। और इस तरह से आपके टोटल हो गए मुख्य परीक्षा के 1400 नंबर। कितने? 1400 नंबर। फिर आप देखते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट, और जिसे आप लोग इंटरव्यू कह देते हैं, साक्षात्कार कह देते हैं, ये आपका 175 नंबर का रहेगा। कितना? 175 नंबर का रहेगा। इस तरह से टोटल आप देखेंगे कि 1575 नंबर हो गए। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आपका प्रीलिम्स हुआ था प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आप देखते हैं कि 2 पेपर हुए थे 400 नंबर के थे, उनके नंबर मुख्य परीक्षा जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वहां नहीं जोड़े जाएंगे। जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 1575 नंबर के आधार पर बनेगी। जो प्रीलिम्स आपका पेपर एक तरह से करवाया जाता है, वो छटनी के लिए एक तरह से करवाया जाता है कि अगर आप देखिए कि प्रीलिम्स ना हो, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे आप देखिए जाकर बैठ जाएंगे, जो तैयारी भी नहीं किए होंगे वो भी बैठ जाएंगे। तो जो सीरियसली तैयारी करने वाले हैं वो एक तरह से मुख्य परीक्षा में पहुंच पाए, इसके लिए आपका प्रीलिम्स एक तरह से पड़ाव रख दिया है, ठीक है। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 1575 नंबर के आधार पर बनेगी, और आपको कौन सा पद मिलता है इन्हीं नंबरों के आधार पर मालूम चलेगा। तो ये भी आप लोग याद। इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एमपीपीएससी का पैटर्न। फिर से आप लोगों को एक ओवरव्यू के रूप में बता देता हूं।
देखिए, अगर आप लोगों को एमपीपीएससी का पेपर देना है तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय में। दूसरी बात, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए कम से कम। तीसरी बात, आप देखिए कि जब आप लोग पेपर देते हैं तो पहले प्रीलिम्स होता है आपका, और जिसमें आप देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, और आप देखेंगे प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चंस 2 नंबर का रहता है। ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और जिस तरह से आप देखिए प्रीलिम्स पेपर आप लोग दे लेंगे और आप लोग प्रीलिम्स पास कर लेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा में आप लोग पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे। तो वहाँ आप लोगों को 6 पेपर टोटल देने होंगे। कितने? 6 पेपर आप लोगों को देने होंगे, जिसमें आप देखेंगे पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर 4 हो गया, और पेपर 5 और पेपर 6। इस तरह आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाता है। पेपर फर्स्ट जो होगा आपका, ये आपका 300 नंबर का रहेगा। इसमें आप लोगों के पास टाइम 3 घंटे रहेगा। दूसरा पेपर मुख्य परीक्षा का जो होगा वो 300 नंबर का रहेगा। इसके लिए टाइमिंग आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा। तीसरा जो मुख्य परीक्षा का पेपर होगा वो भी 300 नंबर का रहेगा, उसके लिए भी आपको टाइम 3 घंटे ही मिलेगा। और चौथा आप देखेंगे 200 नंबर का रहेगा पेपर, और आप देखेंगे 3 घंटे का समय मिलेगा इसके लिए। और पांचवा जो हिंदी का होता है, ये आप देखिए 200 नंबर का रहेगा और इसके लिए टाइमिंग 3 घंटे रहेगा। और अंतिम छठवा, इसमें आप लोग निबंध लिखते हैं, ऐसे राइटिंग, और ये 100 नंबर का रहता है, लेकिन 2 घंटे का समय मिलता है इसमें। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शनल का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऑप्शनल नहीं होता है, जिस तरह से यूपीएससी में आप देखते हैं ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग लेते हैं, 2 पेपर और हो जाते हैं, वो ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। ना ही जो आप देखते हैं यूपीएससी में एक इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी यहाँ नहीं होता है। तो बड़ा आसान भी आप देखेंगे ये। और एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ, अगर आप लोगों को एमपीपीएससी के बारे में कोई भी जानकारी देखनी है, कोई भी अपडेट आ रहा है, तो उसकी मुख्य साइट पर आप लोग जाया करिएगा एमपीपीएससी की। और किसी भी एग्जाम के बारे में आपको जानना होता है तो उसकी मेन साइट पर जाया करिएगा, ऑफिशियल साइट पर जाया करिएगा। वहाँ कोई गलत जानकारी आप लोगों को नहीं मिलती है। इस तरह से मुझे लगता है कि एमपीपीएससी का पैटर्न आप लोग समझ चुके होंगे। और भी कोई आपके अगर सवाल होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, नीचे कमेंट में करिएगा, वहाँ भी जवाब देंगे। और वरना पेज पर, फेसबुक जो पेज है वहाँ आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग। ठीक है।